शकुंतला अपने बेटे बहू और बेटी के साथ रहती थी। शकुंतला ने अपने बेटे मोहन की शादी कुछ समय पहले ही की थी और शकुंतला को ऐसी बहू मिली थी जो घर में सबका ही बेटी की तरह ख्याल रखा करती थी। बहू अरे रहने दे, मैं 2 रोटी पहले ही खा चुकी हूँ, अब और नहीं खा पाऊंगी। क्या बात है शकुंतला, अब तो बस तेरी मौज है। अरे ले ले, देख तो कितने प्यार से तेरी बहू तुझे खाना देने आई है। अरे मुझे बहू नहीं बेटी मिली है, बेटी बहुत सेवा करती है मेरी। विमला आना, तू भी खा ले। नहीं नहीं, मैं तो खाना खा कर आई हूँ, बस तुझसे मिलने चली आई। और बता, मोहल्ले की कोई खबर लेकर आई है क्या? अरे तुझे पता तो चल ही गया होगा रमा के बारे में। हमारा शक एकदम सही था, उसका पान वाला सुखिया से ही चक्कर चल रहा है। कल 2 बजे तो मैंने उस पान वाले को रमा के घर से निकलते हुए भी देखा, और तो और वो रमा उससे हंस कर बात भी कर रही थी। मुझे देख के कहती, आजकल तो किसी से हंसकर बात भी कर लो तो लोग उसके साथ नाम जोड़ने लग जाते हैं। तो तू क्यों वहाँ चुप खड़ी थी? तू भी जवाब देती। कहती हंस कर बोलने तक तो ठीक है, ये पान वाला क्या तेरे घर दावत खाने आया था? देख शकुंतला, मैं रमा की बदनामी 4 लोगों के सामने जरूर करूंगी। पहले तो उसे रंगे हाथों पकड़ूंगी और उसके बाद शोर मचा दूंगी। हाँ लेकिन मुझे भी खबर पहुँचा दिया, मैं भी तो भागते हुए आऊंगी और दोनों साथ में मिलकर उस पान वाले को चप्पलों से मारेंगे। कुछ भी कह, लेकिन तू ही मेरी सच्ची दोस्त है। शकुंतला और विमला में खूब बनती थी। दोनों का उठना बैठना साथ ही था। दोनों कभी बाहर भी जाती तो साथ ही जाया करती थी। एक रोज विमला शकुंतला के साथ बाजार जाती है। तभी विमला की नजर शकुंतला की बेटी कंचन पर पड़ती है। शकुंतला, आज कंचन कहीं गई हुई है क्या? जब मैं तेरे घर आई थी तो मैंने उसे देखा नहीं। अरे वो तो आजकल कॉलेज जा रही है। पढ़ने लिखने में मेरे बच्चों का मुकाबला पूरा मोहल्ले में कोई नहीं कर सकता है, ये बात तो तू भी जानती है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, और आशिकी के मामले में भी तेरे बच्चों का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। विमला देख, मैं दोस्ती का लिहाज कर रही हूँ, तू मेरे बच्चों के बारे में कुछ भी मत बोल। हाँ मैं मानती हूँ कि कुछ समय पहले मेरा चक्कर उस फल वाले से था, लेकिन मैंने उसे छोड़ दिया। बता, सड़े हुए फल मुझे देने लगा था तो मैंने भी छोड़ दिया। तू कुछ भी कर मेरा, लेकिन जो मैं अपने आँखों से देख रही हूँ वो झूठ भी तो नहीं हो सकता ना। वो देख सामने तेरी बेटी कंचन कैसे अपने आशिक के हाथों में हाथ डाले गोलगप्पे खा रही है। ये मेरी कंचन है? अरे विमला कुछ भी बोलती है, वो कॉलेज में है, यहाँ क्या करेगी वो? शकुंतला, चील की निगाह और विमला की आंखों पर संदेह नहीं करते। जब शकुंतला उसे ध्यान से देखती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि सच में उसकी बेटी कंचन एक लड़के के हाथ में हाथ डाले गोलगप्पे खा रही थी और खूब हंस रही थी। अब शकुंतला और विमला अपने मुंह को ढक लेते हैं और उनके पास जाते हैं। अरे बेटा, तीखे हैं क्या गोलगप्पे? खुद खा लो। क्यों, खाने के पैसे नहीं हैं क्या? नॉनसेंस। चलो बेबी यहाँ से, ना जाने कहाँ कहाँ से मांग कर खाने आ जाते हैं। शकू, तूने सुना क्या बोल कर गई है तेरी बेटी? ना जाने कहाँ कहाँ से। हे प्रभु, ऐसे बच्चे मेरे होते मैं तो घर में उन्हें घुसने भी नहीं देती। विमला चल घर और आने दे इस लड़की को घर। मैं भी इसे बताती हूँ कि मैं क्या चीज हूँ। मैं तो कहती हूँ कुछ मत बोल, इसे सीधा ब्याह दे। शादी के बाद अपना जो करे करे, लेकिन अभी तूने इसे बोला और ये भाग गई तो तेरी बदनामी होगी। तेरी बात में दम है विमला, लेकिन इसे मैं सबक जरूर सिखाऊंगी। अब शकुंतला और विमला घर आ जाते हैं। शकुंतला गुस्से में होती है और विमला भी शकुंतला के साथ घर आती है। अब कोमल हॉल में आती है। माँ जी, आप बाजार से जल्दी नहीं आ गई और कुछ लाई भी नहीं। बहू, कंचन कहाँ है? आई क्या वो घर? नहीं नहीं माँ जी, अभी तक तो नहीं आई है ननद जी। क्यों, कुछ हुआ है क्या? आप इतने गुस्से में क्यों हो? बाजार में तेरी ननद एक लड़के के साथ हाथ डाले घूम रही थी। यहाँ से क्या कर जाती है कि कॉलेज जा रही हूँ और वहाँ जाकर लड़कों के साथ हाथ में हाथ डाले घूम रही है। राम रे राम। और बहू, तुझे पता भी है
जब हम उसके पास मुंह ढककर पहुँचे तो मुझे कहती, ना जाने कहाँ कहाँ से, बात पर गौर करियो, ना जाने कहाँ कहाँ से आ जाते हैं मांगने वाले। और कहती है चलो बेबी यहाँ से। ना जाने कौन था। मेरा तो बहू बहुत दिमाग गर्म हो गया। अच्छा होगा तू उसे मुझसे दूर रखे और उसे ये बात पता नहीं चलनी चाहिए। इसका भी इलाज है मेरे पास। कोमल को भी अपनी ननंद की हरकतों के बारे में पता चलता है तो उसे अजीब लगता है और कोमल अपनी सास को भी इतने गुस्से में पहली बार ही देख रही होती है। अब कुछ देर बाद कंचन का आना होता है और वो आते ही अपनी माँ को कहती है, माँ, आज मैं बहुत थक गई हूँ। भाभी, खाने में क्या बनाया है? जल्दी से दे दो, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। क्यों तेरे आशिक? अरे मेरा मतलब है तेरे दोस्तों ने तुझे कुछ खिलाया नहीं क्या? अरे नहीं माँ, कुछ नहीं खाया, बस प्रोफेसर ने मेरा दिमाग जरूर खा लिया। बहू कुछ खाने के लिए है क्या? हाँ है तो माँ जी, कोई भिखारी आया है क्या? रुकिए अभी लाती हूँ कुछ खाने का। हाँ वही समझ ले। अरे नहीं बहू, कंचन आई है, उसे भूख लगी है। कंचन को अपनी माँ की बात समझ नहीं आती। ऐसे ही इस बात को कई दिन बीत जाते हैं और शकुंतला कंचन से उस बात को लेकर कोई बात नहीं करती। लेकिन एक रोज शकुंतला अपने बहू बेटे और बेटी सबके साथ बैठती है और कहती है, अगले महीने की 3 तारीख को कंचन की शादी है। लड़के को कोमल, मोहन और मैंने पसंद किया है। तो कोमल, अब से तेरी जिम्मेदारी ये है कि कंचन बाहर ना जाए, फोन इसके पास ना हो और इसे कुछ भी खाना पीना हो तो ये हमें कहे, खुद बाहर कहीं नहीं जाएगी। जी माँ जी, जैसा आप कहें। ये सब क्या है? अचानक शादी, घर से निकलना बंद, कुछ हुआ है क्या? आप लोग ऐसे फैसले कैसे ले सकते हैं? आपको मैं बताने वाली थी लेकिन भूल गई। आपको माँ जी ने बाजार में किसी लड़के के साथ देख लिया था और उसके बाद से ही माँ जी ने आपकी शादी के लिए लड़के देखने शुरू कर दिए हैं। भाभी, आप भी मेरी सगी नहीं हुई और आप लोग मेरी शादी जबरदस्ती किसी से भी नहीं करवा सकते। शकुंतला नहीं चाहती थी कि उसकी बदनामी हो और कोमल तो समझदार थी, वो भी अपनी सास का ही साथ दे रही थी। लेकिन अब अगले ही महीने कंचन की शादी तय कर दी गई थी। कंचन का निकलना, किसी से मिलना सब बंद हो चुका था। कंचन पूरे दिन कमरे में ही पड़ी रहती थी। लेकिन अब शादी वाले दिन कंचन दुल्हन बने बैठी थी। सभी बारात के स्वागत में होते हैं। अरे शकू, कहाँ है? बारात भी आ गई। अरे अब तो तू दामाद वाली बन जाएगी। चल अच्छा है, घर से मुसीबत तो जाएगी, वरना इस लड़की ने तो मेरी बदनामी करवाने का फैसला कर ही लिया था। अगर उस दिन कंचन को मैंने इस लड़के के साथ नहीं देखा होता तो मैं कभी इस पर शक ही नहीं कर पाती। वैसे कुछ भी बोल, बेटी तो तेरी है और तेरे सारे लक्षण है उसमें। चुप कर तू, घर में रिश्तेदार भरे हुए हैं, किसी ने सुन लिया तो लोग थूकेंगे मुझ पर। विमला और शकुंतला ये बातें कर ही रहे होते हैं, तभी कोमल वहाँ भागती हुई आती है और कहती है, अब तो रिश्तेदार ही नहीं, लड़के वाले भी हम पर थूकेंगे क्योंकि कंचन अपने कमरे में नहीं है माँ जी, वो शादी से भाग गई माँ जी। ये तू क्या कह रही है बहू? शकुंतला तो सब कुछ करने के बाद भी कुछ नहीं कर पाई। बहू, तेरी नंद ने तो नाक कटवा दी। शकुंतला को जब अपनी बहू से ये पता चलता है कि उसकी बेटी भाग गई है तो वो वहीं बेहोश हो जाती है। हालांकि शकुंतला की बेटी तो शादी से भाग चुकी थी, जिसके बाद शकुंतला, कोमल और मोहन की खूब बदनामी भी होती है। रूबी एक छोटे से चौल में रहने वाली थी जो दिखने में तो बहुत सुंदर थी और उसे विक्रम नाम के लड़के से प्यार हो जाता है और इसी प्यार में विक्रम अपने घर वालों के खिलाफ जाकर उससे शादी कर लेता है और रूबी को अपने घर लाता है। घर आते ही विक्रम अपनी माँ से कहता है, माँ मैंने शादी कर ली है, अब आप माने या ना माने मैं रूबी से प्यार करता था और उससे ही शादी भी कर चुका हूँ। मैंने तुझे इतनी छूट क्या दी कि तू अपने माँ के खिलाफ जाकर बहू ले आया? मुझे कहता तो मैं एक से बढ़कर एक लड़कियों की लाइन लगा देती तेरे लिए। लेकिन मेरा प्यार तो रूबी है ना माँ। कोकिला विक्रम को सुनाते हुए रूबी का घूंघट उठाकर देखती है तो वो हैरान रह जाती है क्योंकि रूबी वाकई बहुत सुंदर थी, जिसे देखते ही कोकिला विक्रम से कहती है, बेटा, मुझे कहा होता तो मैं तेरी शादी धूमधाम से करवाती। कितनी सुंदर बहू लाया है तू, मेरा तो सारा गुस्सा शांत हो गया। सच में माँ, आपको रूबी पसंद है?
हाँ हाँ, मुझे रूबी पसंद है। बेटा रूबी आओ, वाकई तुम बहुत सुंदर हो। रूबी ये सुनते ही जॉनी लीवर के स्टाइल में अपनी सास कोकिला से कहती है। अपुन का नाम छोटा छतरी है, बोले तो जॉनी भाई की फैन। बहू कॉमेडी कर रही है ना, बहुत फनी है तू। अपुन को छोटा छतरी के नाम से चौल में अपने पंटर लोग बुलाते हैं, तो तुझे भी अपुन का नाम तमीज से लेना पड़ेगा बुढ़िया, समझी क्या? विक्रम, ये है तेरी चौल वाली सुंदर संस्कारी बीवी। माँ, रूबी जॉनी लीवर सर की फैन है। इससे तूने कैसे शादी कर ली? तुझ में दिमाग नहीं है। देख कैसे बात कर रही है ये। तेरे बेटे ने अपुन से शादी प्यार के वास्ते की है। जॉनी भाई की भाषा में बोले तो ये मेरा पति, मैं इसकी पत्नी। भर दी इसने मेरी मांग, वरना देती इसके कान के नीचे एक फटनी। हे भगवान, मेरे तो कर्म ही फूट गए। न जाने कैसी बहू ले आया मेरा बेटा। माँ, आप क्या लेकर बैठ गई हो? रूबी तो सिर्फ जॉनी लीवर की फैन है और कुछ नहीं। ऐसा फैन होने का क्या ही फायदा कि किसी से बात करने की तमीज ही ना हो। अगले दिन देर शाम कोकिला की पड़ोसन कमला आती है रूबी को देखने, और वो कोकिला से कहती है। कोकिला, तेरे तो भाग्य ही खुल गए। सुना है बहुत ही सुंदर बहू लाया है विक्रम। अब चल जल्दी से मुंह दिखाई कर दे अपनी बहू की। ये कमला न जाने कहां से आ गई है। मेरी बहू ने अपना गटर जैसा मुंह खोला तो सब गुड़ गोबर हो जाना है। अब क्या करूं? कोकिला किस सोच में डूबी है? चल मैं ही बुला लेती हूँ तेरी नई नवेली बहू को। ये बोलकर कमला हॉल से ही रूबी को आवाज लगाती है। बहू, ओ बहू, कहाँ है? जरा बाहर तो आजा। ये सुनकर रूबी अपने कमरे से बाहर आ जाती है और कमला रूबी को देखकर कहती है। अब आ गई है बहू तो मुंह दिखा दे। अबे ओ गुड नाइट के मच्छर, मेरे दिमाग पर सवालों का मंजीरा काहे को बजा रहे लिया है? तुझे मेरा थोपड़ा दिखाई नहीं दे रहा है क्या? राम राम बहू, क्या बोल रही है? मजे ले रही है क्या अपनी सास से? ये तानपुरे की तरह कब से बजे जा रही है, तेरा मुंह काहे को बंद नहीं होता? मैं देख रही है ना अपना चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा। तारीफ करूँ क्या उसकी जिसने मुझे बनाया, समझी क्या? कोकिला, मस्त बहू मिली है तुझे, फुल एंटरटेनिंग। कमला तू चुप कर। देख लिया ना बहू को, अब जा। एक तो मेरा बेटा न जाने इसे कहां से उठा लाया है, और एक तू है जो मेरे जले पर नमक छिड़क रही है। ए बुढ़िया, उंगली मत कर, तू मेरे मोहब्बत के बीच में, नहीं तो तेरे को दफना डालेगी मैं जूहू के बीच में। बहू मजा आ गया, क्या बोली है तेरी? चल तू निकल कमला अभी मेरे घर से। एक क्या कम थी कि दूसरी भी आ गई। अरे कोकिला, तू तो बुरा मान रही है, कितनी प्यारी है तेरी बहू। ए बुढ़िया, उसको क्या भगा रहे लिए रे तू? बादशाह है अपन, समझी क्या? तभी तो बादशाह के पास बादशाह नहीं आएगा तो क्या गुलाम आएगा? कुछ भी बोलती है रे तू, एकदम बकवास माफिक। कमला को रूबी का बोले तो शांत वाला अंदाज बहुत पसंद आता है, जिसकी वजह से अब कमला का आना जाना कोकिला के घर पहले से ज्यादा होने लगा था। एक रोज कोकिला के पिताजी और विक्रम के नाना जी प्रकाश का आना होता है, और वो आते ही विक्रम की बहू को बुलाते हैं। कोकिला, तेरी बहू कहाँ है? बुला बहू को। पिताजी वो काम कर रही है, आप बैठो ना। अरे बेटा, मैं तो उससे ही मिलने आया हूँ। ये सुनकर कोकिला रूबी को आवाज लगाती है और अपने मन में सोचती है, न जाने अब ये मेरे पापा के सामने क्या बकवास करेगी। कोकिला ये सोच ही रही थी कि तभी रूबी आती है और अपनी सास को कहती है। ए तेरे को कितनी बार समझाऊं मैं कि अपन को छोटा छतरी बुलाने का, लेकिन तेरे दिमाग में मेरी बात घुसती काहे को नहीं है? बहू, विक्रम के नाना जी और मेरे पिताजी तुमसे मिलने आए हैं। कौन है रे? चालू एपिसोड में कमर्शियल ब्रेक की तरह बीच में आ गया। अब बताया ना बहू, ये तुम्हारे भी नाना जी हुए। अच्छा, तो ये है विक्रम के नाना जी, बोले तो अपन के भी नाना जी हुए। बहू, कम से कम पिताजी के सामने तो इज्जत से बात कर, वो हमसे बड़े हैं। आप जिस स्कूल में केजी में पढ़ रही हो ना सासू माँ, हम उसके प्रिंसिपल हैं, समझ में आया क्या? बहुत चोल से है ना, तो इसकी भाषा ऐसी है। कोई बात नहीं, यहाँ रहेगी तो सब सीख जाएगी। अबे सड़े हुए आम की गुठली, बिगड़ चाय की केतली, पान की पोटली, बगैर आँख की पुतली। बहू, ये तू क्या बोले जा रही है? माफ करना मांगता अपन को नाना जी, डर गए ना आप? ये तो अपनी फिल्म का डायलॉग है। क्या बात है बहू? पापा जी, आप भी, ये क्या हो गया है मेरे पूरे घर को? ओ सासू माँ, हम हैं दुई धारी तलवार, ऐसन करेंगे वार, जिंदगी कर देंगे तोहरी बेकार।
ये हमारे इधर का भाषा बोली हो तुम बहू। बोले तो रवाज ना नाना जी। अब भी मजा आया ना बिडू। अरे नाना जी, आपको तो अपुन की पलटन में होना चाहिए था। सही कह रही हो बहू, तुमसे मिलकर मजा आ गया। मेरी बेटी तो है ही शुरू से नकचिड़ी। जाने दे, तू बिंदास रहे यहाँ। देर शाम ही नाना जी तो चले जाते हैं, लेकिन कोकिला को तो इस बात का गुस्सा था कि उसकी बहू ने उसके पापा जी को भी अपनी तरफ कर लिया। ऐसे में कोकिला रूबी से कहती है, बहू, तुझे कितनी बार समझाया है कि अपनी चौल वाली छपरी भाषा बंद कर। तुझे समझ क्यों नहीं आता? बाबा मेरे छोटे छोटे बच्चे, अरे बाबा मेरे नन्हे मुन्ने बच्चे, अरे बाबा मुझे माफ कर दे। बहू, ये क्या कर रही है तू? छोड़ मेरा पैर, छोड़ ना बहू। माँ जी, आपको मेरा एक कैसा लगा? एकदम मस्त ना? बहू बहू बहू, बहुत हो गया। अभी मजा आया ना बिडू? चुप कर बहू, मुझ पर रहम कर दे और जाकर चाय बना दे विक्रम के लिए। माँ जी, आपको मालूम होना मांगता कि एक मर्द कब पीता, क्या पीता, कैसे पीता, ये जानकारी रखना हर भारतीय नारी का सबसे इम्पोर्टेंट ड्यूटी है। हाँ मेरी माँ, अब हो गया वो तेरा एक्ट, तो जा यहाँ से। कोकिला अब तो और भी ज्यादा परेशान हो चुकी थी। समय बीतता है। एक रोज बिजली वाला बिजली का बेल देने कोकिला के घर आता है और जैसे ही डोर बेल बजाता है तो रूबी गेट खोलती है। तभी बिजली वाला रूबी से कहता है, घर में कोई है क्या? ओ अकल से तो तू मेरे को अंधा ही दिखता है, आँख का भी अंधा लगता है क्या? तेरे को सामने छोटा छतरी खड़ा नहीं दिखेला है क्या? छोटी छतरी, और आप? हाँ मैं, तेरे को क्या काम है? मैं बिजली विभाग से हूँ। और मैं करंट विभाग से। बोले तो तेरे को शॉर्ट सर्किट दूं क्या, वो भी 440 वोल्ट का? नहीं जी नहीं, आप तो बड़ी फनी है। सारा कभी यहाँ से, वरना निकल जाएगी मैं तेरे को, समझा क्या? तभी ये सब सुनकर कोकिला आती है, जिसे देखकर रूबी अपनी सास से कहती है, भोपू के माफिक बचता ही जा रहा था। कौन था बहू? हाँ, कोई अनाथ आश्रम का लीडर चवन्नी मांग रहा था मोदी के जमाने में। ये सब कोकिला भी सुन रही थी, लेकिन वो अपना सर पीटकर खुद से बोलती है, हे भगवान, क्या बहू दी है आपने। बोले तो झक्कास, और जॉनी भाई का शुक्रिया। इस कहानी में नेहा, जिसको अपनी खूबसूरती पर बहुत घमंड था, हालांकि वो सुंदर थी नहीं, पर उसको ऐसा लगता था कि वो सबसे ज्यादा सुंदर है। बस इसलिए वो किसी से सीधे मुंह बात तक नहीं करती थी। पर क्या उसका ये घमंड टूटेगा? चलिए देखते हैं इस कहानी में। नेहा अपनी माँ कोमल के साथ रहा करती थी। नेहा को अपनी खूबसूरती पर बहुत ही घमंड था। वो सुंदर है, ये बस उसकी गलतफहमी थी, क्योंकि उसकी स्किन डस्की थी। बस इसलिए वो खुद के चेहरे पर अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल किया करती थी। ऐसे ही एक दिन नेहा अपने चेहरे पर क्रीम लगा रही होती है। तभी उसकी माँ कोमल उसके पास आती है और उसको इस तरह से क्रीम लगाता हुआ देखकर उससे कहती है, नेहा बेटा, तू अपने मुंह पर ये क्या क्या पोतती रहती है? अरे इन सब में ना जाने क्या क्या मिला रहता है। देख बेटा, तू इन सबको छोड़ दे। माँ बस भी करो, मैं जानती हूँ कि आप मेरी स्किन के साथ साथ मेरे चेहरे से भी चिढ़ती हैं, क्योंकि मैं सुंदर हूँ और आपकी उम्र ढलती जा रही है ना, बस इसीलिए। ये तू क्या कह रही है नेहा? मैं तेरी माँ हूँ, भला मैं तुझसे क्यों चिढ़ूंगी? तू मेरी बेटी है, और अगर मेरी बेटी सुंदर है तो अच्छी बात है ना। अब बस भी करो। खैर छोड़ो, मैं कॉलेज जा रही हूँ, इसीलिए आप मुझे सुबह सुबह इन सब का ज्ञान मत दो। अब हटो। अब क्या था? कोमल अपनी बेटी को कुछ बोलती उससे पहले ही नेहा वहाँ से चली जाती है। तो वहीं कोमल अपनी बेटी का ऐसा बर्ताव देखकर बहुत दुखी हो जाती है और खुद से कहती है, हे भगवान, ना जाने कब बड़ी होगी ये। मैं इसको इतना समझाती हूँ कि ज्यादा मुंह पर प्रोडक्ट्स ना इस्तेमाल करे, पर ये मानती ही नहीं है। कोमल इतना कहकर अपने काम में लग जाती है। तो वहीं नेहा जब अपनी कॉलेज जाती है और अपनी क्लास में बैठती है, तब उसके पास एक लड़का आता है जो रंग में थोड़ा काला था, पर देखने में काफी अच्छे घर से था। वो उसके पास आता है और उससे कहता है, हाय नेहा। हाय। वैसे नेहा, तुम्हें पता है तुम बहुत सुंदर हो। उफ, हाँ मैं जानती हूँ कि मैं सुंदर हूँ। अब प्लीज तुम मुझे अपना ज्ञान देकर मेरा समय बर्बाद मत करो। मैं यहाँ पढ़ने आती हूँ, तो अब तुम यहाँ से जा सकते हो। वीर नेहा को कहीं ना कहीं पसंद करता था, पर नेहा के अंदर एक अलग ही लेवल का घमंड था। बस इसलिए वीर नेहा की बातों का कोई जवाब नहीं देता और वो वहाँ से चला जाता है।
तभी वो वहाँ पर नेहा की एक दोस्त सीमा आती है और वीर को बाहर जाते देखकर सीमा नेहा से कहती है, नेहा, ये यहाँ क्या करने आया था? क्या करने आएगा? आया था अपनी काली सी शक्ल लेकर मुझे इम्प्रेस करने। अच्छा, तो फिर तूने क्या कहा? क्या यार, तुझे क्या लगता है कि तेरी दोस्त इन कलूटों को हाँ बोलेगी? मतलब यार कुछ भी। अरे भाई, तेरी दोस्त का भी कोई लेवल है, समझी? अगर वो किसी की गर्लफ्रेंड बनेगी तो वो ऐसी वैसी की थोड़ी। तेरी दोस्त एक बहुत ही अच्छा और हैंडसम सा बंदा ढूंढेगी, समझी तू? हाँ हाँ, तू खुद कितनी अच्छी है। जैसी तू खुद है वैसा ही तुझे भी मिलेगा ना। सीमा, क्या सोचने लगी तू? अरे अरे कुछ नहीं। वैसे मैं क्या बोल रही थी कि मेरी क्लास का टाइम हो रहा है तो मैं चलती हूँ। ये क्या बात हुई? मैं भी तेरी ही दोस्त हूँ। क्लास का टाइम बस तेरा ही नहीं बल्कि मेरा भी हो रहा है, इसलिए चल साथ में। हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलो। ओह गॉड, ये मेरे पीछे क्यों पड़ी रहती है? मुझे इसके साथ नहीं रहना है। इसमें मेरी ही गलती है जो मैं इसके पास आ गई। मैं ना तो इसके पास आती और ना ही ये मेरे चेप होती। अब जब क्लास में जाऊंगी तो सभी मेरा मजाक बनाएंगे और कहेंगी, लो आ गई डस्टी स्किन वाली के साथ उसकी बेस्ट फ्रेंड। वो खुद से ये सब बोल ही रही होती है कि इतने में वो लोग क्लास के पास आ जाते हैं। पर क्लास में जाने से पहले सीमा नेहा से कहती है, नेहा, एक काम करो, तुम क्लास में जाओ, मुझे एक जरूरी कॉल करना है। मैं अभी कॉल करके आती हूँ, ठीक है? ठीक है, जब तक मैं अंदर जाकर बैठ जाती हूँ। और हाँ, मैं अंदर तुम्हारे लिए जगह बचा कर रखूंगी, तुम मेरे पास ही बैठना। हाँ हाँ जरूर। सीमा अब बाहर की तरफ जाती है और नेहा अपनी क्लास में बैठ जाती है। कुछ समय बाद जब सीमा क्लास में आती है तो वो नेहा के पास ना बैठकर बल्कि किसी और के पास बैठ जाती है। ये देखकर नेहा को बहुत बुरा लगता है, पर वो कुछ नहीं कहती और चुपचाप अपनी क्लास लेकर अपने घर की तरफ जाने लगती है। तभी उसके पास करण नाम का एक लड़का आता है और उससे कहता है, नेहा, यूँ अकेले अकेले कहाँ जा रही हो? घर जा रही हूँ, तुम बताओ तुम्हें क्या काम है? अगर तुम्हें कोई काम है तो तुम मुझे बता सकते हो। नेहा, वो क्या है ना, कुछ दिनों में कॉलेज में हमारा फेयरवेल है, तो मैं चाहता हूँ ना कि तुम हमारे साथ फेयरवेल में आओ। तुम आओगी ना? अरे पर तुम मुझे क्यों बुला रहे हो कॉलेज में? और भी तो लड़कियां हैं जिसको तुम बुला सकते हो। और वैसे भी मुझसे तो कोई बात करना भी पसंद नहीं करता है, तो मैं क्यों तुम्हारे फेयरवेल में? हाँ, क्या ही कहूँ कि मैं तुम्हें क्यों बुला रहा हूँ। जब तक मैं तुम्हें बुलाऊंगा नहीं तब तक हम स्टूडेंट्स का मनोरंजन कैसे होगा? क्योंकि मनोरंजन करने वाली इकलौती तुम ही तो हो। तुम क्या सोच रहे हो जो है? यार देखो, जो बोलना है बोल लो, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे सामने मेरे बन के रहो और मेरे पीठ पीछे मेरी बुराई करो। अरे यार, कैसी बातें कर दी तुमने। भला मैं तुम्हें ऐसा लगता हूँ? और वैसे भी मैं सोच रहा था कि अब तुम इतनी अच्छी हो, भला तुम जैसी इंसान को कोई पार्टी में ना बुलाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है ना। करण की ये बात सुनकर नेहा फूले नहीं समाती और खुशी से आसमान पर चढ़ जाती है। पर इस बात से अनजान नेहा कि करण उसका मजाक बनाने वाला है, वो खुश होते हुए करण से कहती है, हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं जरूर जाऊंगी। अब तुमने बुलाया है और मैं ना आऊँ, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। नेहा अब खुशी से अपने घर चली जाती है तो वहीं करण अपने दोस्तों के पास जाता है और हंसते हुए कहता है, यार हो गया काम, उसको मैंने बहुत आसान तरीके से फंसाया है और वो मान भी गई। जहाँ करण नेहा का मजाक बना रहा था तो वहीं नेहा अपने घर जाकर अपनी माँ से कहती है, माँ आपको पता है मुझे 2 दिन बाद कॉलेज के फेयरवेल में जाना है। पर बेटा, कॉलेज का फेयरवेल तो सीनियर के लिए होता है ना। अब जब उसमें सिर्फ सीनियर आएंगे तो तू उसमें जाकर क्या ही करेगी? माँ, मुझे ना सीनियर नहीं बोला है कि मैं उनके फेयरवेल में आ सकती हूँ, इसलिए अब चलो मुझे अच्छी सी ड्रेस दिला दो। नेहा बेटा मत जा, मुझे पता नहीं क्यों अच्छा सा नहीं लग रहा। माँ, आप मेरे लिए इतना ओवर पॉजेसिव क्यों रहती हो? क्या करूँ बेटा, तेरी माँ हूँ, बस इसलिए तेरी चिंता हमेशा लगी रहती है। जो भी है माँ, पर अभी आप चलो और मुझे एक अच्छी सी ड्रेस दिलवा दो, प्लीज चलो ना। नेहा के बार बार जिद करने पर कोमल उसको एक अच्छी सी ड्रेस दिला देती है और अगले 2 दिन बाद जब नेहा कॉलेज के फेयरवेल पर तैयार होकर जाती है तो उसका ओवर मेकअप देखकर करण उससे कहता है, अरे वाह नेहा, तुम तो बहुत अच्छी लग रही हो। थैंक यू करण। वैसे जब तुम इतनी सुंदर हो तो किसी को अपना बॉयफ्रेंड क्यों नहीं बना लेती हो? वो क्या है ना कि मुझे कोई पसंद ही नहीं आया अभी तक, बस इसीलिए मैंने अभी तक कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं बनाया है।
ओ अच्छा, तो तुम्हें कैसा बॉयफ्रेंड चाहिए? जरा मुझे भी बता दो, क्या पता मैं तुम्हें बॉयफ्रेंड ढूंढने में तुम्हारी हेल्प कर सकूं। यार मुझे तो मेरे सपनों का राजकुमार चाहिए। तुम्हें पता है मैं चाहती हूँ कि मुझे एक बहुत अच्छा बॉयफ्रेंड मिले जो बहुत ही अच्छा और हैंडसम सा बंदा हो। नेहा ये सब बोल ही रही होती है, तभी वहाँ सीमा वीर के साथ आती है और उससे कहती है, नेहा, कहीं तुम्हें वीर के जैसा बंदा तो नहीं चाहिए ना? देखो ये कितना हैंडसम है, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे तुम्हें चाहिए। सीमा तू ये क्या कह रही है? वीर को लाकर तू क्या साबित करना चाहती है? नेहा की बात सुनकर सीमा एक ड्रिंक का ग्लास उठाती है और नेहा के चेहरे पर ड्रिंक फेंकते हुए कहती है, वो इसलिए क्योंकि तू ऐसे ही बंदे को डिजर्व करती है। अरे तू जो अच्छा और हैंडसम सा बंदा ढूंढती है ना, जरा तूने खुद की शक्ल देखी है कि तेरी शक्ल कैसी है? अरे तेरी शक्ल इतनी डस्की है ना कि कोई भी तुझे अपनाना नहीं चाहेगा, समझी तू? चल अब निकल यहाँ से। अपनी इतनी बेइज्जती देख आज नेहा का ये घमंड टूट गया कि वो बेहद सुंदर है, पर बेचारी उस समय कुछ नहीं कह पाती और बिना कुछ बोले ही वहाँ से चली जाती है और घर जाकर अपनी माँ को सारी बात बताती है। उसकी ये सारी बात सुनने के बाद कोमल उसे काफी समझाती है, जिसके बाद नेहा का घमंड टूटने के साथ साथ अब वो कभी भी किसी से बेरुखी से बात नहीं करती। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।